सब विद्यार्थियों को नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार श्री विद आरके में। आज की चर्चा हम जो करने चल रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा, अन्य प्रदेशों के लोक सेवा आयोग द्वारा तथा सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी कृषि की संस्थाएं हैं उनमें जो भी परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है, उसमें जो भी कृषि विभाग, कृषि की शाखा एक है ब्रांच जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में इंटमोलॉजी को हिंदी में हम कीट विज्ञान कहते हैं। तो इस इंटमोलॉजी से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें से मैं आपको 20 से 25 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। इससे आपको ये अंदाजा लग जाए क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कैसे घुमा फिरा करके आते हैं, किस टाइप के आते हैं, कौन सा क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जा रहा है और आपको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। आप पर चर्चा में अंत तक बने हैं। प्रश्न नंबर एक कह रहा है, क्या कह रहा है कि जो है कैलोसोब्रूकस चाइनेंसिस क्या है? चाइनेंसिस, कैलोसोब्रूकस चाइनेंसिस किस फसल की भंडारण कीट है? ऑप्शन ए मूंगफली, बी कह रहा है गेहूं, सी कह रहा है चना, डी कह रहा है धान। तो कैलोसोब्रूकस चाइनेंसिस किसका जो है भंडारण कीट है? तो वो है चना का। किसका है? चना का। आप इसको नोट कर लीजिए कि ये जो है चना का जो है भंडारण कीट है। कौन? कैलोसोब्रूकस चाइनेंसिस जो है चना का जो है भंडारण कीट है। आप इसको नोट कर लें, ठीक है। किसका है? चना का। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर दो कह रहा है जो है डेसिन्यूरा लाइनाई किसका कीट है? कह रहा है डेसिन्यूरा लाइनाई किसका कीट है? तो ऑप्शन ए तिल अरंडी, मूंगफली, डी जो है कह रहा है अलसी। क्या कह रहा है? अलसी। तो डाइसिन्यूरा लाइनाई किसका कीट है? तो वो तिल अलसी का कीट है। किसका है? अलसी का कीट है। आप इसको नोट कर लीजिए, जिसको लीनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लीनी जो है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बोरिल क्या है? कार्बारिल जो है क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कार्बोनेट कीटनाशी कौन है? क्या है? कार्बोनेट कीटनाशी
कौन है? ऑप्शन ए कह रहा है मोनोक्रोटोफास। क्या कह रहा है? मोनोक्रोटोफास। मोनोक्रोटोफास। बी कह रहा है फोरेट। सी कह रहा है जो है लिंडेन। क्या कह रहा है? लिंडेन। कार्बारिल। तो कार्बोनेट कीटनाशी कौन है? वो कार्बारिल है। कौन सा है? कार्बारिल है। आप इसको नोट कर लीजिए। और जो है अगला जो है कार्बोनेट में है क्या? कार्बोफ्यूरान है, जिसको फ्यूराडान भी कहते हैं हम। कार्बोफ्यूरान, फेनिल कार्बामेट और मेथिल कार्बामेट, ये भी जो है कार्बोनेट ग्रुप के हैं। किसके? फेनिल कार्बामेट और मेथिल कार्बोफ्यूरान, फेनिल कार्बामेट, मेथिल कार्बामेट, ये सब जो है कार्बोनेट ग्रुप के कीटनाशी हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। पर्यावरण पर प्रतिकूल, क्या कह रहा है? पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव न डालने वाला कीट, पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव न डालने वाला कीट रसायन कौन सा है? ऑप्शन ए कह रहा है थायोडान हो गया आपका। निम्बिसिडन, सी कह रहा है मैलाथियन और डी कह रहा है जो है परमेथ्रिन। क्या कह रहा है? परमेथ्रिन। तो पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कीट रसायन कौन सा है? तो है निम्बिसिडन। कौन सा है? निम्बिसिडन। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। निम्बिसिडन जो है प्रतिकूल प्रभाव डालता है, पर्यावरण पर नहीं डालता है, ना डालने वाला। बाकी सारे लोग जो है पर्यावरण पर, क्योंकि ये सब जो है रासायनिक कीटनाशक है, जबकि ये जैविक कीटनाशक है। तो पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव न डालने वाला कौन है? निम्बिसिडन। ये नीम ऑयल से बनता है। किससे बनता है? नीम ऑयल से तैयार किया जाता है, नीम के बीज से तैयार किया जाता है। आप इसको नोट कर चुके होंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हम लिखाएंगे नहीं उसको, आप नोट कर लीजिए। कह रहा है कि दीमक की रोकथाम के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, किस कीटनाशी का प्रयोग किया जाता है? तो है क्लोरोपाइरीफास। कौन सा है?
क्लोरोपाइरीफास का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पिंक वालवार यानी गुलाबी जो है कीट जो है किसको हानि पहुंचाता है, तो कपास की फसल को हानि पहुंचाता है। कह रहा है अगला क्वेश्चन देखिए, फिर पूछ रहा है कि कौन सा बायोपेस्टिसाइड नहीं है, तो अब बार बार पूछा जा रहा है जो है कार्बारिल, यही ऑप्शन में रहता है। आप इसको नोट कर लीजिए, अच्छी तरीके से याद कर लीजिए कि कार्बारिल जो है बायोपेस्टिसाइड नहीं है। क्या है? कार्बारिल जो है बायोपेस्टिसाइड नहीं है। इसको आप अच्छी तरीके से रट लो बच्चे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एल्डी कार्ब हुई, अब मैंने पीछे आपको लिखा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कार्बामेट क्या है? कार्बामेट कार्बामेट जो है ये क्या है? कार्बामेट कीटनाशी कौन सा है? तो एल्डी कार्ब है। पीछे मैंने आपको लिखाया है कि कार्बामेट जो है, कार्बामेट जो है कौन है? एल्डी कार्ब। एल्डी कार्ब क्या है? कार्बामेट, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। कह रहा है डाइमिथ्योट, क्या कह रहा है? मिथ्योट, क्या कह रहा है? डाइमिथ्योट किस प्रकार का कीटनाशी है? कह रहा है कि डाइमिथ्योट जो है किस प्रकार का कीटनाशी है? ऑप्शन ए धूम्र विधि, बी कह रहा है सर्वांगी यानी सिस्टमिक, और सी कह रहा है स्पर्श यानी कांटेक्ट है, स्पर्श, और डी कह रहा है जो है उदर विष यानी स्टोमच पॉइजन, उदर विष। विधि ना होगा, ठीक है। तो डाइमेथोड किस प्रकार का कीटनाशी है? तो वो जो है डाइमेथोड जो है दैहिक, क्या है? दैहिक है, दैहिक विष। क्या है? दैहिक विष, जिसको कहते हैं इंग्लिश में सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड। कौन सा इंसेक्टिसाइड? सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए कि ये जो है सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है। कौन सा? डाइमेथोड जो है सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है। ये जो है साग सब्जियों में इसका ज्यादा प्रयोग होता है। किसका? डाइमेथोड का, जो कि दैहिक या सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, देखिए यहाँ आ गया खरपतवार का एक क्वेश्चन उसी में घुसेड़ दिया है। तो कह रहा है कि गेहूं में खरपतवार के नियंत्रण हेतु किससे जो है हर्बिसाइड का प्रयोग बहुतायत किया जाता है? तो वह है सल्फोसल्फ्यूरान। क्या है? सल्फोसल्फ्यूरान। आप इसको अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। कह रहा कीट नियंत्रण की सबसे उपयुक्त सिद्धांत क्या है, विधि क्या है? तो इंटीग्रेटेड जो है पेस्ट मैनेजमेंट, आईपीएम। आप जो है आईपीएम जहां रहेगा वहां आप इसी को ही लगाएंगे। सबसे जो है आईपीएम, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। आप लिखते चलिए, ये सब क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। जो मैं जिसपे कई बार रिपीटेड हुआ उसको केवल बोल रहा हूं, उसका सॉल्व नहीं करा रहा हूं, क्योंकि समय की भी बचत होगी और आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्राप्त होगा। ट्राइकोग्रामा के
उत्पादन ट्राइकोग्रामा के उत्पादन के लिए किस पोषी कीट का प्रयोग किया जाता है? का प्रयोग किया जाता है। कह रहा है कि ट्राइकोगार्मा उत्पादन के लिए किस पोषी कीट का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कह रहा है जो है बादाम के पतंगों के अंडे। और बी क्या कह रहा है? बी कह रहा है मक्के के तना बेधक के अंडे। क्या कह रहा है? मक्का के तना बेधक। क्या कह रहा है? मक्का के तना बेधक के अंडे। मक्का के तना बेधक के अंडे। सी कह रहा है जो है खपरा भिरिंग के अंडे। क्या कह रहा है? खपरा भिरिंग के अंडे। और डी क्या कह रहा है? डी कह रहा है चावल के सलभ के अंडे। सलभ माने मोथ। चावल के सलभ के अंडे। तो ट्राइकोगार्मा के उत्पादन के लिए किस पोषी कीट का जो है प्रयोग किया जाता है? तो वो होता है मक्का के तना बेधक के अंडे का प्रयोग किया जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये जैविक नियंत्रण होता है किसके लिए? हाइमेनोप्टेरा परिवार के जो कीटाणु होते हैं, कीट होते हैं, उनके नियंत्रण के लिए इसका जैविक नियंत्रण प्रयोग के लिए इसका किया जाता है। ट्राइकोगार्मा जो है ये हाइमेनोप्टेरा ग्रुप का एक महत्वपूर्ण कीट है ये, जिसको इससे लेते हैं। तनावेधक जो है हाइमेनोप्टेरा गण का है, जो लेपिडोप्टेरा के जो कीट हैं उनके जैविक नियंत्रण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है जो कपास काटने में बैसिलस थ्यूरेंजिनसिस का जो प्रयोग किया जाता है वो क्या होता है? कीट की रोकथाम के लिए जो बैसिलस थ्यूरेंजिनसिस का प्रयोग किया जाता है वो क्या होता है? वो जीवाणु होता है। क्या होता है? जीवाणु। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। आप इसको नोट कर लीजिए कि जो है बीटी क्या है? बैसिलस थ्यूरेंजिनसिस, जो कि बैक्टीरिया है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है अजैड्रेक्टिन किससे प्राप्त किया जाता है? बहुत बार बताया जा चुका है। अजैड्रेक्टिन जो है नीम से प्राप्त किया जाता है। किससे? नीम से, ठीक है। तने का अवरोधक जो है ना, तने का अवरोधक ऐसे लपेट दिया जाता है, मोम या वैक्स जो है लपेट दिया जाता है। किसके लिए? मैंगो मिलीबग के लिए। क्योंकि मैंगो मिलीबग क्या करता है? वो जो है मृदा में अंडे देता है। मृदा में अंडे कौन देता है? मैंगो मिलीबग देता है, और टिड्डा देता है, और जो है व्हाइट गर्भ देता है, ठीक है। 3 आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक। गन्ने का पायरिल्ला कीट कह रहा है, गन्ने का पायरिल्ला क्या कह रहा है? गन्ने का पायरिल्ला कीट, गन्ने का पायरिल्ला कीट फसल को हानि कैसे पहुंचाता है? फसल को हानि कैसे
पहुंचाता है। कह रहा कि गन्ने का पायरिल्ला कीट फसल को हानि कैसे पहुंचाता है। ऑप्शन ए कह रहा है जड़ में छेद करके पत्ती का रस चूसकर पत्ती का रस चूसकर। सी कह रहा है तना में छेद करके और जो फिर कह रहा है गन्ने का रस चूस करके। कह रहा है गन्ने का रस चूसकर। तो गन्ने का पायरिल्ला कीट फसल को हानि कैसे पहुंचाता है, तो पत्ती का रस चूस करके। ये रस चूसक है। क्या है ये रस चूसक किस है, ये पत्ती के रस को चूस करके। और चूसता किससे है, पत्ती जो ऐसे है ना, ये ऐसे है ऐसे, तो ये निचली सतह से चूसता है। कहां से, निचली सतह से चूसता है। पत्ती का रस जो है ये निचली सतह से चूस करके ये नुकसान पहुंचाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि नीम से जो जैव कीटाणुनाशी प्राप्त होता है वो क्या होता है। कह रहा है कि जो नीम से अजय डी रैक्टिन, क्या होता है वो, अजय डी रैक्टिन किससे प्राप्त होता है, ये जैविक कीटनाशक है, कीटाणु का काम करता है, जैविक कीटनाशी का काम करता है। अजय डी रैक्टिन जो है, रैक्टिन किससे प्राप्त होता है, नीम की खली यानी नीम से प्राप्त होता है। अजय डी रैक्टिन जो है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। अजय डी रैक्टिन जो है वो नीम की खली से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है, देखिए क्वेश्चन दिमाग आप लगा देंगे तो ये क्वेश्चन सही कर ले जाएंगे, अन्यथा जो है बहुत इजी है लेकिन पूछा बहुत जाता है। कह रहा रोग नियंत्रण का सबसे प्रभावकारी रोग नियंत्रण का सबसे प्रभावकारी एवं प्रभावी तरीका कौन सा है। कह रहा है कि रोग नियंत्रण का सबसे प्रभावकारी एवं प्रभावी तरीका कौन सा है। ऑप्शन ए कह रहा है जो है फसल चक्र। क्या कह रहा है, फसल चक्र यानी क्रॉप रोटेशन। बी कह रहा है रोग प्रतिरोधी प्रजाति का प्रयोग माने मतलब रोग रोधी प्रजाति की बुआई कर दीजिए। और सी कह रहा है जो है कीटनाशी का प्रयोग। और डी कह रहा है
जो है बीजोपचार, तो किससे? फफूंदनाशी से। तो रोग नियंत्रण का सबसे प्रभावकारी एवं प्रभावी तरीका कौन सा है? तो रोग प्रतिरोधी प्रजातियों का प्रयोग। ऑप्शन बी सही है, आप इसको नोट कर लीजिए। रोग प्रतिरोधी प्रजाति बोल दीजिए, कोई इस पे जो है ना तो रोग लगेगा, ना तो हमको उसको रसायन का प्रयोग करना पड़ेगा, ना तो कीटनाशी का प्रयोग करना पड़ेगा, ना रोगनाशी, किसी का हमको प्रयोग नहीं करना पड़ेगा, सारी समस्या ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, कह रहा है मूंगफली, देखिए भी रिपीटेड क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिए। कह रहा है मूंगफली का सबसे हानिकारक कीट कौन सा है? तो सफेद गिडार है। कौन सा है? सफेद गिडार। सफेद गिडार जो है, यानी जिसको व्हाइट ग्रब कहते हैं, ये जो है मूंगफली को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। आप इसको नोट कर लीजिए। कौन सा? सफेद गिडार, ये जो है मूंगफली को सबसे ज्यादा हानि पहुंचाता है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, कह रहा मैलाथियन क्या है? मैलाथियन वर्गीकृत है। तो मैलाथियन ऑर्गेनोफास क्या है? मैलाथियन क्या है? ऑर्गेनोफास है। क्या है? ऑर्गेनोफास। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, मैलाथियन जो है ऑर्गेनोफास है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धान में जो है डेड हर्ट, मैंने आपको कई बार इसको बताया, पूछा भी जाता है, बहुत बार पूछा जाता है कि धान में जो है डेड हर्ट, जिसको मृत गोभ कैसे होता है? तो वो जब तना छेदक लग जाता है उसमें धान की फसल में, उसके कारण होता है डेड हर्ट जो है। इसको आप नोट कर लीजिए कि धान की फसल में डेड हर्ट किसके कारण होता है? स्टेम बोरर के कारण होता है। ठीक है, आप इसको नोट कर। यन कह रहा है NPB, NPB क्या है? NPB का प्रयोग NPB का प्रयोग किसकी नियंत्रण के लिए किया जाता है? कह रहा है कि एनपीबी का प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो कह रहा है ऑप्शन ए जैसिड, बी कह रहा है जैसिड माहू, जिसको एफिड कहते हैं, सी कह रहा है चना फली बेधक की रोकथाम के लिए, और डी कह रहा है धान का तना बेधक। तो एनपीबी का प्रयोग जो किया जाता है वो चना फली बेधक की रोकथाम के लिए किया जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए। और चना का जो फली बेधक कीट है वो पॉलीफैगस है। क्या है? पॉलीफैगस है। अरहर में भी लगता है, मटर में भी लगता है, तो आप उसको नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए इसी में क्वेश्चन डाल दिया, पता नहीं कहाँ से, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो इंटरमोलॉजी के हैं, तो इसमें इसने डाल दिया कि जो हम कोई नई तकनीक का प्रयोग करते हैं, मतलब विकसित की जाती है, तो हम जब किसानों को बीज ले जाते हैं तो कोई बहुत ही जल्दी उसको अडाप्ट कर लेता है,
कोई उस एडाप्टर से सीखता है, कोई अपने रिश्तेदारों से सीखता है, तो इस तरीके से, और कोई सबसे बाद में सीखता है। बहुत तो लेजी लोग होते हैं, जब सब लोग कर लेते हैं, सब उसका रिजल्ट प्राप्त कर लेते हैं, सबसे बाद में सीखते हैं। तो यही उसको ये पूछ रहा है कि कह रहा है कि नई बातों के अंतिम अंगीकारक कहलाते हैं। देखिए, नई बातों के अंतिम, क्या कह रहा है, नई बातों के अंतिम अंगीकारक कहलाते हैं, यानी ग्रहण करने वाले कारक क्या कहलाते हैं। कह रहा है नई बातों के अंतिम अंगीकारक क्या कहलाते हैं, तो वो कह रहा है प्रारंभिक बहुसंख्यक, बी कह रहा है अंतिम विलंबित बहुसंख्यक, इसको कहते हैं अर्ली मेजोरिटी, इसको कहते हैं लेट मेजोरिटी। इसके बारे में हम आपको जब इन सब के बारे में जब हम आपको जो है एक्सटेंशन एजुकेशन प्रसार शिक्षा का जब पढ़ाएंगे, तब आपको अच्छी तरीके से बताएंगे। देखिए, अब यही शब्द आ गया फिसड्डी, और डी कह रहा है इनोवेटर्स, यानी परिवर्तक। तो नई बातों को अंतिम अंगीकारक क्या कहलाते हैं, तो वो फिसड्डी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अब यही देखिए अंतिम शब्द यही है, तो आप इसी से लगा लीजिए कि फिसड्डी। इसको फिसड्डी को हिंदी में कहते हैं लेजर्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, ओरोबैंकी क्या है। ओरोबैंकी एक पैरासाइट है। क्या है, ओरोबैंकी। अभी मैं आपको बता दे रहा हूं, इसको आप जो है अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। ओरोबैंकी क्या है, ठीक है। कह रहा है ओरोबैंकी क्या है। ऑप्शन ए पूर्ण तना परजीवी, बी कह रहा है पूर्ण तना परजीवी, फिर कह रहा है अर्ध तना परजीवी। क्या कह रहा है, अर्ध तना परजीवी, अर्ध तना परजीवी। सी कह रहा है पूर्ण मूल परजीवी, ठीक है। और डी कह रहा है अर्ध मूल परजीवी। क्या कह रहा है, अर्धमूल परजीवी। ये चार हैं, इनमें चारों में से कोई ना कोई पूछ लेता है। जो है मैं आपको चारों का कंसेप्ट क्लियर करा दे रहा हूं, बता दे रहा हूं कौन कौन है। ठीक है, कस कुटा लोरेंथिस। क्या कह रहा है, ये सॉरी मैंने आपको बताया नहीं, पहले ही मैं लिखने लगा कौन क्या है। तो ओरोबैंकी क्या है, पूछ रहा कि ओरोबैंकी जो है वो क्या है। पूर्ण तना परजीवी है, अर्धतना परजीवी है, पूर्ण मूल परजीवी है, या अर्धमूल परजीवी है। तो ये जो है पूर्ण मूल परजीवी है। क्या है, पूर्ण मूल परजीवी है। तो ये जो है ये आप इसको नोट कर लीजिए कि ओरोबैंकी जो है पूर्ण मूल परजीवी है। ठीक है, ये जो है मैं आपको इसको और लिखा दे रहा हूं।
तो यहां हो गया आपका ओरो बैंकी, क्या है? ओरो बैंकी। और ये हो गया जो है स्ट्राइगा, क्या? इस ट्राइगा। आप इसको याद कर लीजिएगा, अच्छी तरीके से रट लीजिएगा, ठीक है? इसको जो है अच्छी तरीके से रट लीजिए। आप वो भी कर सकते हो ऐसे, CLOS, क्या है? CLOS, पूर्णतना परजीवी कसकुटा CL हो गया, अर्धतना परजीवी लोरेंथस L हो गया, पूर्ण मूल परजीवी ओरोबैंकी वो हो गया, और अर्धमूल परजीवी स्ट्राइगा से यस, CLOS यस। क्लोज, आप इसको जो है क्लोज कर दीजिए, जिसमें लगेंगे, जिस खेत में परजीवी लगेंगे उनको क्लोज कर देंगे, यानी खत्म कर देंगे। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि क्लोज कर दीजिए, ठीक है? क्या? क्लोज। तना ऊपर से आइए जमीन में बंद कर दीजिए, ऊपर से आकर के जमीन में क्लोज कर दीजिए इसको, ठीक है? मृदा में क्लोज कर दो। तो कसकुटा, लोरेंथस, ओरोबैंकी, स्ट्राइगा, ये जो है 4 जो है आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है? देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को भी आप छोड़ नहीं सकते हैं। इस कीट को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, इसके बारे में बहुत पूछा जाता है। कह रहा है कि तोरिया फल में, यानी सरसों फल में आरा मक्खी, सरसों की फसल में, सरसों की फसल में आरा मक्खी, फसल में यानी साफ्लाई, आरा मक्खी नुकसान किस अवस्था पर पहुंचाती है? कह रहा कि सरसों की फसल में आरा मक्खी किस अवस्था पर नुकसान पहुंचाती है? कह रहा है ऑप्शन ए फल पकते समय, और बी क्या कह रहा है कि फली भरते समय, और सी कह रहा है प्रारंभिक अवस्था। प्रारंभिक अवस्था में, कब? प्रारंभिक अवस्था में, प्रारंभिक अवस्था में। और डी क्या कह रहा है? दुग्ध अवस्था में, दुग्ध अवस्था में, ठीक है? तो सा की मतलब सरसों की फसल में आरा मक्खी जो है कब नुकसान पहुंचाती जानते हैं? वो प्रारंभिक अवस्था में, बुआई के लगभग 8 से 10 दिन की, जर्मिनेशन जब हो जाता है, छोटे छोटे पौधे जब होते हैं तो उस पर उसका अटैक होता है और ये उसको नुकसान पहुंचाती है, इसका रस चूस के खत्म कर देती है। तो इससे कई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इससे ये भी पूछ लेगा कि अंडे कहाँ देती है? ये भी जो है मृदा में ही देती है। कहाँ अंडे? मृदा में देती है, ठीक है? कहाँ देती है अंडे? अंडे ये भी मृदा में देती है। अंडे मृदा में अंडे देने वाले, मैं फिर से दिखा दे रहा हूं आपको कौन कौन से कीट जो है मृदा में अंडे, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो इसलिए जो है आप इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंगो मिली बग, फिर कह रहा है टिड्डा, फिर तीसरा क्या कह रहा है? श्वेत गिडार यानी व्हाइट गर्ल, और चौथा कह रहा है आरा
मक्खी, ये चारों जो है अंडे कहाँ देती हैं? ये मृदा में अंडे देती हैं। ये चारों जो कीट जो हैं मृदा में अंडे देते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। इसको मैं बार बार आपको बता रहा हूं क्योंकि पूछने की पूरी संभावना रहती है। इनको आप नजरअंदाज मत करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सही सुमेलित है, सही सुमेलित है। क्या कह रहा है? सही सुमेलित है, कह रहा है सही सुमेलित है। तो कह रहा है धान सफेद गिडार, धान में सफेद गिडार, गन्ना बीबिल। क्या कह रहा है? गन्ना बीबिल, गन्ना का बीबिल बता रहा है। और आलू का दीमक, क्या? चना फली, चना फली छेदक, आलू दीमक। तो आप जान ही रहे हैं कि सी ऑप्शन सही है, फली छेदक। चना में लगता है, आलू में दीमक, दीमक जो है धान में लगता है। किस में लगता है दीमक? दीमक धान में। देखिए बीबिल जो है, मैं ऐसे आपको बता दे रहा हूं कौन किस में लगता है, तो ऑप्शन सी सही है। जैसे बीबिल के धान, दीमक भी धान में ही लगता है। चना में फली छेदक, आलू में, और सफेद गिडार जो है गन्ने में लगता है। आलू में जो है ट्यूबर मोथ, क्या है? पीटीएम। क्या है? आलू में पीटीएम, पोटैटो ट्यूबर मोथ। क्या है? पोटैटो ट्यूबर मोथ। पेरेंट टीचर मीटिंग, आलू खाओ पेरेंट टीचर मीटिंग में जाओ। ठीक है, आलू खाओ पेरेंट टीचर मीटिंग में जाओ। ठीक, 15, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है इनमें से कौन रक्त स्कंदरोधी है? इनमें से कौन सा स्कंद, रक्त क्लॉटिंग, एंटी क्लॉटिंग है, ब्लड एंटी क्लॉटिंग। कौन सा रक्त क्या कह रहा है? कौन सा रक्त स्कंदन रोधी है? रक्त स्कंदन रोधी। हाँ, कह रहे इनमें से कौन सा रक्त स्कंदन रोधी यानी ब्लड एंटी क्लॉटिंग है? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए कह रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। और बी कह रहा है, क्या कह रहा है? बी कह रहा है ब्रोमोडायलोन। क्या कह रहा है? ब्रोमोडायलोन और ब्रोमोडायलोन। सी क्या कह रहा है? जिंक फास्फाइड। क्या कह रहा है? जिंक फास्फाइड। और डी कह रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या कह रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या कह रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इनमें से कौन सा रक्त स्कंद रोधी है? तो है ब्रोमोडायलोन। क्या है?
ब्रोमोडायलोन ये क्या करता है, ये स्कंद रोधी है, ये रक्त को थक्का होने से रोकता है। क्या करता है, रक्त इसको जो है ये रक्त को मतलब जमने से रोकता है। इस तरीके की तमाम दवाएं हैं, उनको भी मैं आपको लिखा दे रहा हूं। नेस्प्रोजीन, नेस्प्रोजीन है दवा, और जो है कौन सी दवा है, एस्प्रीन, क्या है, एस्प्रीन भी हो गई। और एक तीसरी दवा है जो है वारफारिन, क्या है, वारफारिन। ये ब्रोमोडायलोन, नेस्प्रोजीन, एस्प्रीन और वारफारिन जो है ये जो है एंटी ब्लड एंटी क्लॉटिंग यानी रक्त को थक्का जमने से रोकती हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये आप इसको जान जाएंगे, अगर हल्का सा दिमाग लगाएंगे तो आप इसको जान जाएंगे। कह रहा है कि जो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट होता है उसमें क्या करते हैं, तो उसमें रसायन का भी प्रयोग करते हैं, कल्चरल भी करते हैं, जैविक भी करते हैं, सारा करते हैं, भौतिक भी करते हैं, सारा कुछ जो उसमें करते हैं, सभी प्रकार की विधियां इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में हम लगाते हैं। जैविक, फिजिकल और रासायनिक, ये सब जो है इसका हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में इंसेक्ट पेस्ट का कंट्रोल कैसे करते हैं। ठीक है, कह रहा है कीट, कह रहा है कीट प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। कीट प्रबंधन का मुख्य, कह रहा है कीट प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। कह रहा है कीट प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। कीट प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पेस्ट मैनेजमेंट इज, तो कीटों को नष्ट करना, कह रहा ऑप्शन ए, कीटों को नष्ट करना। बी क्या कह रहा है, कीटों को नष्ट न करना। और सी क्या कह रहा है, सी कह रहा है जो है कीट की संख्या को, क्या कह रहा है, कीट की संख्या को आर्थिक क्षति स्तर के नीचे रखना। आर्थिक क्षति स्तर के नीचे रखना। और डी क्या कह रहा है, डी कह रहा है नासिक कीट के स्तर को कम करना। कह रहा है ये नासिक कीट होगा, इसको आप लिख लीजिएगा, नासिक कीट, नासिक कीट की संख्या को आर्थिक। फिर कह रहा है डी, नासिक कीट को नष्ट करना। तो कीट प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, नासिक कीट की संख्या को आर्थिक क्षति स्तर के
नीचे रखना। देखिए किसी भी कीट को या किसी भी जीव जंतु किसी को हम पूर्ण रूप से नष्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका कोई ना कोई रोल हमारे जीवन में है, जो पर्यावरण बैलेंस बनाने के लिए हर तरह के जीवाणु कीटाणु इंसान से लेकर के जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे हैं सबका इस संसार में होना अनिवार्य है। लेकिन कोई चीज जब ज्यादा हो जाती है तो वो नुकसानदायक हो जाती है। तो जैसे देख लीजिए मानव ही है, मानव की जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे संसाधन कम हो रहे हैं, पर्यावरण पे उसके असर पड़ रहा है, सारी चीजों को जो है मानव की जनसंख्या बढ़ने से उसका नुकसान पहुंच रहा है, उसके स्वास्थ्य से लेकर के आय तक सारे चीज पे असर पड़ रहा है। तो इसलिए जो है किसी चीज का ज्यादा होना प्रकृति के लिए नुकसानदायक है और कम होना भी नुकसानदायक है। ठीक है, अभी मान लीजिए जैसे भारतवर्ष है, अगर यहाँ मनुष्य ही ना रहे कोई तो ये वीरान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वीरान हो जाएगा, इसका कोई उपयोग नहीं रह जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? फिर जो है वही सही सुमेलित है तो फली छेदक चना। देखिए फली छेदक को आप नजरअंदाज ना करिए, चने का फली छेदक जो है हेलिकोबर्पा आर्मीजेरा, आप इसको जो है अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, क्योंकि ये जो है बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, देखिए ऐसे मैं आपको बता दे रहा हूं, लिखाऊंगा नहीं, आप उसको नोट कर लीजिए। ग्रामीण क्षेत्र में आप देखे होंगे कृषि पढ़ने वाले बच्चे जो होते हैं लगभग ग्रामीण क्षेत्र के ही प्रवेश उनका होता है। तो आप देखे होंगे जब गेहूं की फसल कटती है तो लोग कहते हैं कि ला के सल्फास डाल दो गेहुआ में, है क्या कहते हैं कि सल्फास ला के गेहूं डाल दो ताकि घुन न लागे। तो पूछ रहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो हम बीज का भंडारण करते हैं उसमें किस दवा का प्रयोग करते हैं? तो किसका करते हैं? सल्फास। सल्फास एक गोली एक कुंतल बीज के लिए, बीज के एक गोली जो है क्या होती है? ये गोली होती है, ऐसे होती है, एम्पुल में आता है। एक गोली एक कुंतल बीज के लिए, किसके लिए? एक गोली एक कुंतल बीज के लिए, सॉरी 2 से 3 कुंतल के लिए होता है, 1 कुंतल नहीं, 2 से 3 कुंतल के लिए। वजन कभी कभी ये भी पूछ लेगा उस गोली का वजन क्या होता है, तो ये गोली का वजन 3 ग्राम होता है। कितना होता है? एक गोली का वजन 3 ग्राम होती है। ठीक है, वो जो वजन होता है इसका वो 3 ग्राम होता है। सल्फास का जो वजन होता है वो 3 ग्राम होता है। और ये सल्फास में होता क्या है? एल्यूमिनियम फास्फाइड। ठीक है, क्या होता है? एल्युमिनियम फास्फाइड होता है, आप इसको नोट कर लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है जो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है, समन्वित नियंत्रण प्रणाली में जो हम कीट का नियंत्रण करते हैं किस अवस्था में प्रयुक्त होते हैं? तो वो जो होते हैं वो होते हैं न्यूनतम आर्थिक स्तर पर। किस पर? न्यूनतम आर्थिक स्तर पर। इसको बोलते हैं इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ईटीएल। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी फसल जो है ट्रैप जाल, यानी जो है फसल के चारों तरफ उगाई जाती है। जैसे मेन फसल ये है, खेत है, इसके चारों ओर ट्रैप जाल के रूप में। तो कपास के लिए ट्रैप जाल भिंडी का होता है, तो इसलिए भिंडी जो है जाल फसल है। क्या? ट्रैप फसल है। भिंडी कौन सी है? ट्रैप फसल। आप इसको नोट कर लीजिए कि भिंडी जो है ट्रैप फसल है। ठीक है,
कह रहा धान की फसल में हापर बर्न किससे होता है? तो ब्राउन प्लांट हापर से होता है। किससे होता है? ब्राउन प्लांट हापर से हापर बर्न रोग लगता है। क्या लगता है? हापर बर्न रोग जो है प्लांट ब्राउन हापर से लगता है। आप इसको नोट कर लीजिए। कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक सुरक्षित कीटनाशी है? तो आपको मैंने लिखाया है कार्बोरिल। कार्बोरिल क्या है? सबसे सुरक्षित कीटनाशी है। इसका जो प्रयोग करते हैं वो सबसे सुरक्षित होता है। आप इसको भी नोट कर लीजिए। ठीक है। भारत के प्रथम पौध संरक्षण सलाहकार कौन थे? ये मैंने कई बार लिखाया है। आप इसको नोट कर लीजिए। भारत के प्रथम पौध संरक्षण सलाहकार कौन थे? डॉक्टर एच.एस. पृथ्वी। कौन थे? डॉक्टर एच.एस. पृथ्वी। डॉक्टर एच.एस. पृथ्वी भारत के प्रथम पौध संरक्षण सलाहकार डॉक्टर एच.एस. पृथ्वी थे। आप इसको भी नोट कर लीजिए। बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाइट ग्रब या श्वेत गिडार जो है किस फसल में लगता है? तो ये मूंगफली को नुकसान पहुंचाता है। आप इसको भी नोट करते चलिए। ठीक है। कह रहा है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, तो हमने आपको बता ही दिया है कि सारी विधियां उसमें ली जाती हैं। एक विधि नहीं, सारी कल्चरल, जैव, रसायन, फिजिकल सब लिया जाता है उसमें। ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। प्रपंच फसल, प्रपंच फसल यानी आप ट्रैप क्रॉप प्रपंच फसल यानी जाल फसल। क्या होता है वो? जाल फसल जो होता है, जैसे भिंडी है ना, ये जाल फसल है, ट्रैप क्रॉप है। तो ऐसे ही इसको लगाया जाता है कपास के चारों तरफ। तो ये क्या करते हैं, जो कीट आते हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। वो मेन फसल पे, मुख्य फसल पे नहीं अटैक कर पाते हैं, वो उसी में रह जाते हैं। तो इसी को जो है ट्रैप क्रॉप या प्रपंच फसल कहते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। कौन है? भिंडी है, जो कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ठीक है। आप जो है इसको समझ गए होंगे कि क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एल्युमिनियम फास्फाइड क्या है? तो एल्युमिनियम फास्फाइड जो है, जो सल्फास जो होता है ना, एल्युमिनियम फास्फाइड होता है, और वो क्या होता है? ध्रुवक होता है। एल्युमिनियम फास्फाइड एल्युमिनियम फास्फाइड ध्रुवक है। ध्रुवक है। अब ध्रुवक क्या होता है? ध्रुवक जो होता है, जब उसको हम करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो वो जो स्टोर में जो है, जहां भंडारण में जो, वो गैस के रूप में हो जाता है। ये एल्युमिनियम फास्फाइड जो क्या होता है, वो गैस के रूप में जो काम करता है। उसमें गैस के रूप में सारे जो भंडार गिरा होते हैं उसमें फैल जाता है। जैसे अनाज की जो बखारी होती है, उसमें जब गेहूं हम डाल करते हैं तो उसमें रखते हैं, तो एल्युमिनियम फास्फाइड में सल्फास की जो गोली रखते हैं, तो वो जो गैस के रूप में परिवर्तित होकर के काम करती है। तो ध्रुवक उसको कहते हैं कि जो गैस के रूप में प्रयोग करने के बाद अपना काम जो है गैस के रूप में करे, उसको हम ध्रुवक कहते हैं। ठीक है। इसमें से फास्फिन गैस निकलती है। कौन सी? फास्फिन गैस। फास्फिन गैस निकल करके काम करती है। किसमें? एल्युमिनियम फास्फाइड जो सल्फास होता है उसमें फास्फिन गैस निकल के। ध्रुवक अब तो आप समझ गए होंगे कि ध्रुवक क्या है। ठीक है। अगला क्वेश्चन DD 136 DD 136 निमेटोसाइड्स है, यानी सूत्रकृमि नाशक। क्या है? DD 136 जो है सूत्रकृमि नाशक है। क्या है? सूक्ष्म कृमि नाशक है, नेमेटो को नाश करती है। EDB क्या है? EDB खाद्यान्न जो है, खाद्यान्न को भंडारण में सुरक्षित रखने के लिए जो है EDB का प्रयोग किया जाता है। किसका?
ईडीबी, ईडीबी जो है अनाज को सुरक्षित रखने के लिए जो है ईडीबी को करते हैं। अनाज भंडारण में 3 मिलीलीटर, क्या है 3 मिलीलीटर ml प्रति कुंतल प्रयोग बीज के लिए प्रयोग करते हैं। कह रहा है ईडीबी अनाज भंडारण में 3 ml प्रति कुंतल बीज के लिए प्रयोग करते हैं। आप इसको भी नोट कर लीजिए, ठीक है। तो हमने आपको जो है ऑन बोर्ड जो है कितना, ऑन बोर्ड आपको हमने जो है तो हमने आपको ऑन बोर्ड जो 18 क्वेश्चन सॉल्व कराए, लेकिन आज हमने जो कवर किया है क्वेश्चन वो कितना 48 क्वेश्चन हमने कवर किया है। और कंटेंट हमने आपको लगभग 65 से 70 कितना 65 से 70 क्वेश्चन का कंटेंट हमने आज आपको उपलब्ध कराया है। तो आप इन सबको तैयार कर लीजिए अच्छी तरीके से, इससे क्वेश्चन फंस सकते हैं। तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।